तो कीज जो हम आज पढ़ने वाले हैं उसके ये दो मुख्य काम होते हैं। एक तो होता है टॉर्क ट्रांसमिशन और दूसरा होता है आपका ये प्रिवेंट कर देता है रिलेटिव मोशन को, रोटेशनल मोशन को। मान लीजिए एक शाफ्ट है, देखिए इसकी लंबाई कुछ भी हो सकती है, इसका डायमीटर कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपको कितनी हैवी या कितने लाइट ड्यूटी के लिए प्रयोग करनी है शाफ्ट। जितना ज़्यादा आपको टॉर्क चाहिए, टॉर्क मतलब जिसको बल का आघूर्ण कहते हैं, बल गुणा रेडियस, तो जितना आपको टॉर्क चाहिए उतनी ही ज़्यादा मोटी ये शाफ्ट बनानी पड़ेगी और लंबाई तो आपको अपनी मशीन के डिज़ाइन के हिसाब से रखनी पड़ेगी। मैं एक एग्जांपल के तौर पे लाया हूँ यहाँ पर बना के। ये मान लीजिए आपकी शाफ्ट है, ये भी आपकी मान लीजिए शाफ्ट है, इसको शाफ्ट मान लो आप, ठीक है। और ये आपका वो शाफ्ट पे वो माउंटिंग है, जब शाफ्ट घूमेगी तो ये पावर ट्रांसमिट करेगी, यानी कि टॉर्क ट्रांसमिट करेगी, ठीक है। टॉर्क को ट्रांसमिट करेगी, पावर को एक जगह से दूसरी जगह शक्ति को प्रेषण करेगी। ये बात समझ में आ रही है भाई? तो इसके अंदर शाफ्ट घूमेगी और ये शाफ्ट के साथ साथ घूमना चाहिए। मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ये तो आप समझ गए ना, ये इसका हब है। हब वो हिस्सा है जो शाफ्ट के ऊपर आता है और शाफ्ट के साथ इसको रोकने का जो भी प्रावधान होगा वो हब में दिया जाता है। जरूरी नहीं है कि हब अलग से दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। मतलब जैसे ये मान लीजिए कोई आपकी पुली है या चेन स्प्रॉकेट है या गियर है, फ्लाई व्हील है, जो भी है, तो इसमें आप देख रहे हैं कोई हब नहीं है, दोनों तरफ से कोई मोटा, तो ऐसा भी हो सकता है। अगर आपकी उतनी ताकत इतनी लंबाई में आ रही है, वो प्रावधान आपको मिल पा रहा है इसमें, तो अलग से लेने की ज़रूरत नहीं होती। पर फिर भी इसको हब ही कहेंगे जो शाफ्ट के ऊपर चढ़ेगा। शाफ्ट के संपर्क में जो शाफ्ट माउंटिंग, इनको क्या कहते हैं हम? शाफ्ट माउंटिंग। शाफ्ट माउंटिंग मतलब जो शाफ्ट के ऊपर हम चढ़ा रहे हैं शक्ति को प्रेषण करने के लिए, उसको हम शाफ्ट माउंटिंग कहते हैं। क्या क्या चीज़ें हो सकती है? गियर हो सकते हैं, पुलीज हो सकती हैं, पुली तो जानते हो ना, गियर पुली, फ्लाई व्हील हो सकते हैं, चेन स्प्रॉकेट हो सकते हैं, एक और चीज़ है ना कपलिंग। ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं शाफ्ट के ऊपर चढ़ेंगी और ये दूसरी शाफ्ट तक या अगली जगह तक शक्ति को प्रेषण करवाएंगी। जैसे एक गियर दूसरे गियर को धक्का देगा तो अब ये जो शक्ति यहाँ पर, मान लीजिए ये आपकी कोई गियर है, सॉरी ये आपका कोई गियर है, इसके साथ दूसरा भी तो गियर लग रहा होगा ना। इस वाली शाफ्ट में तो शक्ति पीछे मोटर से आ रही है, पर हमें ये शक्ति कहीं और चाहिए, कहीं और ले जानी है, तो इस गियर से दूसरे वाला गियर चलाएंगे और फिर वो अपनी शाफ्ट को चला के वहाँ तक शक्ति ले जाएगा। अब मान लीजिए ये आपकी शाफ्ट है, ये तो आप जानते हैं, ये आपका हब है। इस तरीके से ये एक दूसरे माउंट होगा, इसके ऊपर शाफ्ट के ऊपर ऐसे माउंट होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये मोटर घुमा रही है, मोटर तो इसको घुमा रही है, पर इसके साथ ये भी तो घूमना चाहिए ना, तभी तो दूसरे गियर को चलाएगा, उसके बिना तो नहीं चलाएगा। तो हमें इसके बीच में ये मोशन रोकना पड़ेगा, रिलेटिव मोशन रोकना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर शाफ्ट घूमे तो इसको भी उतना ही घूमना पड़ेगा, ये स्लिप नहीं हो सकता उसके ऊपर। इसको कहते हैं टू प्रिवेंट रोटेशनल मोशन। मतलब जो ये रोटेशनल घूमने वाला मोशन है, इसके बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में कोई मोशन नहीं होना चाहिए, ये एक साथ घूमने चाहिए जब भी घूमते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं टू प्रिवेंट रिलेटिव रोटेशनल मोशन। अब अच्छा, जरा मैं ड्राइंग बनाऊंगा, जब मैं ड्राइंग बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाए। ये मैं शाफ्ट कह रहा हूँ, इन दोनों के बीच में अगर हमें मोशन को रोकना है, रिलेटिव मोशन को रोकना है, मतलब जाम करना है दोनों को कि एक साथ घूमे, तो हमें क्या करना पड़ता है? सबसे आसान तरीका, हम कीज लगाते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कीज पे ही है। कीज के बारे में हम जानेंगे, हिंदी में इसको कुंजी कहेंगे या क्या कहेंगे, चाबी कहेंगे, ठीक है। तो हम कुछ ऐसा प्रावधान करना चाह रहे हैं उस चाबी के द्वारा कि ये दोनों चीज़ें साथ साथ घूमें। ये शाफ्ट जब मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा तो इसकी ड्राइंग कैसे बनेगी, ये दिखाई दे रही है आपको? मैं इसकी ड्राइंग कुछ ऐसे बनाने वाला हूँ। ये आपकी शाफ्ट है जो सामने से दिखाई देने वाली है आपको, और इसमें जो हमने ये चाबी घाट काटा है जिसमें हम चाबी को फिट करने वाले हैं, ऐसे मैं आपको ड्राइंग दिखाने वाला हूँ। ये कैसे दिख रही है आपको? ऐसे दिख रही है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें एक ये चाबी घाट, इसको इंग्लिश में कीवे कहते हैं, एक चाबी घाट इसमें काटा और एक चाबी घाट हमने हब में काटा। और जब हम इसकी असेंबली करेंगे तो इन दोनों को आमने सामने हम ऐसे फिट करेंगे, ठीक है। और ये जो जगह आई है इसमें हम इसको कहते हैं चाबी। ये कई शेप की हो सकती है, अभी इस लेक्चर में आगे पढ़ाई देंगे। अब जब हमने इस चाबी को इसके अंदर ऐसे फिट कर दिया, तब हम शाफ्ट को अगर घुमाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि शाफ्ट फिसल जाए और गियर ना घूमे। ये पॉजिटिव ड्राइव बन गई। इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव ड्राइव। पॉजिटिव ड्राइव उसको कहते हैं कि अगर ड्राइवर
चल रहा है तो ड्रिवन को चलना ही पड़ेगा, उसके बीच में कोई स्लिप नहीं हो सकती, कोई क्रीप नहीं हो सकती, मतलब उन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो सकता, जितना वो चलेगा इतना ही ये चलेगा। पॉजिटिव ड्राइव कहाँ नहीं हो सकती? बेल्ट पुली में पॉजिटिव ड्राइव नहीं होती है, क्योंकि आप कितना भी कस के बेल्ट को बांध लो, ऐसा हो सकता है ना कि स्लिप कर रही हो बेल्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जब बेल्ट पढ़ाऊंगा अगर कभी पढ़ाई तो फिर मैं उसमें बताऊंगा, उसमें क्रीप और स्लिप नाम की दो चीज़ें होती हैं। अभी आप ये समझ गए ना कि हमारी चाबी ने क्या कर दिया? चाबी ने ये कर दिया कि इस शाफ्ट को और इस शाफ्ट पे माउंटिंग जो भी है, ये गियर भी है, ये पुली है, जो भी है, इसको इसने फिक्स कर दिया, लॉक कर दिया। ठीक, तो हमारे पास सबसे पहले समझने के लिए क्या है कि शाफ्ट के दो काम हैं। पहला काम है टॉर्क ट्रांसमिशन का। क्या मतलब हुआ टॉर्क ट्रांसमिशन का? टॉर्क को हिंदी में क्या कहते हैं? आघूर्ण बल। इसका पहला काम है कि ये जो शाफ्ट घूम रही है उस पे जो एक टॉर्क आया है, आघूर्ण का बल आया है, उसको ये ट्रांसफर कर दे एक जगह से दूसरी जगह। टॉर्क को ट्रांसफर, एक शाफ्ट है उसमें ताकत है, वो घूम रही है, उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हमें ये घूमने वाली ताकत कहीं और चाहिए, तो इसके ऊपर कुछ लगाना पड़ेगा, दूसरी शाफ्ट के ऊपर कुछ लगाना पड़ेगा और इन दोनों को आपस में मैच करवाना पड़ेगा, तब ये घूमेगी। इसके ऊपर वाला जो चढ़ा हुआ है वो भी घूमेगा, वो दूसरे वाले पे घुमाएगा और फिर वो शाफ्ट को घुमाएगा। ऐसे ही तो शक्ति को प्रेषण करा जाएगा ना भाई। तो ठीक है, इसका एक काम तो हुआ टॉर्क ट्रांसमिशन, और इसका दूसरा काम हो गया प्रिवेंट रिलेटिव रोटेशनल मोशन। मतलब शाफ्ट और शाफ्ट की माउंटिंग, वो गियर है, पुली है, स्प्रॉकेट है, कपलिंग है, जो भी है, उनके बीच में रोटेशनल रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, उसको प्रिवेंट कर देता है। मतलब ऐसा ना हो कि शाफ्ट कुछ ज़्यादा घूम रही है, ये थोड़ा कम घूम रहा है, या शाफ्ट कम घूम रही है, ज़्यादा घूम रहा है, इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो, एक जैसा घूम रहे हो, जितना शाफ्ट घूमेगी उतना ही आपका गियर घूमेगा या पुली घूमेगी। ये बात समझ में आ गई ना? बिल्कुल क्लियर है ना इसमें? तो कीज जो हम आज पढ़ने वाले हैं उसके ये दो मुख्य काम होते हैं। एक तो होता है टॉर्क ट्रांसमिशन और दूसरा होता है आपका ये प्रिवेंट कर देता है रिलेटिव मोशन को, रोटेशनल मोशन को। रिलेटिव मोशन तो ये भी हो सकता है ना, इसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, रेखीय मोशन, लेकिन ये वृत्तीय मोशन है, वृत्तीय मोशन को रोकने के काम आता है। ठीक है, चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। टाइप्स बता देता हूं सबसे पहले। टाइप्स या क्लासिफिकेशन इसको कहें, क्लासिफिकेशन, इसको कैसे कैसे क्लासीफाई किया जाता है कीज को। इसको कई तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, कीज कई तरीके की होती है, इसको कई तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। मैं कैटेगरी लिख सकता हूं उनकी। मान लीजिए एक तरीके से हम इसको क्लासीफाई करें, संक एंड सैडल। अभी बता रहा हूं, जरा मैं लिख दूं, ये चलो एक एक करके बताते रहूंगा। संक या सैडल। संक एक इंग्लिश का वर्ड है। आपने डूबने को पता है? डूबने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? डूबना क्या कहते हैं इसको? उसको सिंक कहते हैं। सिंक मतलब डूबना, और सिंक की थर्ड फॉर्म होती है संक। सिंक, सैंक, संक। संक मतलब डूबना, और सैडल मतलब बैठना। जैसे घोड़े के ऊपर एक सैडल लगाई जाती है ना, वो उसके ऊपर बस रखी जाती है, वो घोड़े की पीठ के अंदर डूब नहीं जाती है। समझ में आ रही है मेरी बात? बस यहीं से इसकी एक आपकी क्लासिफिकेशन निकलती है। और ये डूबना और बैठना किसके संदर्भ में है? शाफ्ट के संदर्भ में है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये दोनों तरीके की चाबियां जो हैं हब के अंदर तो डूबेंगी ही डूबेंगी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हब के अंदर तो हर चाबी डूबेगी ही डूबेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हब के अंदर चाबी ना डुबाएं, चाहे सैडल की हो या संक की हो। हब के अंदर तो चाबी घाट बनेगा और चाबी इसके अंदर डूबेगी। पर सैडल में शाफ्ट के ऊपर बैठ जाती है चाबी, उसके अंदर हम चाबी घाट नहीं बनाते। संक की में शाफ्ट के अंदर भी हम चाबी घाट बनाते हैं। आप इसको ऐसा समझें, ये शाफ्ट है, मैंने अभी आपको बताया मैंने शाफ्ट को कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है। ठीक है, इस शाफ्ट के ऊपर ये किसी माउंटिंग का हब आ रहा है। ये तो बात समझ में आ गई आपको? मतलब मैंने सिर्फ आपको इतना हिस्सा दिखाया है, ऐसे मैंने बस आपको सिर्फ इतना हिस्सा बना के दिखाया है, इतना ऊपर का नहीं दिखाया है, बस यहाँ दिखाया। अंदर शाफ्ट दिखाई दे रही है, ऊपर हब दिखाई दे रहा है। ये बात समझ में आ रही है बेटा? ये बीच की लाइन दोनों की कॉमन है, हब की भी और शाफ्ट की भी। समझ में आ रही है बेटा? ओके गुड। तो मैंने ड्राइंग में अभी आपको सिर्फ शाफ्ट बनाई है और हब बनाया है। इस हब में भी अगर चाबी कटी हुई है, इसमें तो कटेगी हमेशा, और शाफ्ट में भी कटी हुई है, तो जो यहाँ पर आपकी चाबी आके बैठेगी की, ये जो हमने इसके अंदर ठोकी, इस जगह के अंदर जो ठोकी, तो आप देख रहे हैं ये शाफ्ट के अंदर भी डूब रही है। अगर शाफ्ट के अंदर चाबी डूब रही है उसको हम संक कहेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम शाफ्ट के अंदर चाबी ना डुबाएं। ये आपकी शाफ्ट है और हब के अंदर हमने ये
एक बना रखा है, इसमें चाबी यही है, बस चाबी हमने शाफ्ट के अंदर कोई चीज़ नहीं करी और चाबी ऐसे ही उसके अंदर बिठा दी। समझ में आ रही है? अब ऐसे देखो इसको, मान लीजिए ये हब है आपका, इसमें ये चाबी आपको कटी दिखाई दे रही है और ये इसकी शाफ्ट है। हमने कोई शाफ्ट पे चाबी नहीं बना रखी है, बस जो ये जगह है इसी शेप की हमने इसमें चाबी डाल देनी है। वो कैसी दिखाई देगी आपको समझने की कोशिश करना। हमने नीचे से शाफ्ट चाबी के अंदर उतना ही रेडियस बना रखा है जितना शाफ्ट का रेडियस है। ऊपर तो ये हब में घुस जाएगी और नीचे शाफ्ट के ऊपर बैठ जाएगी। इसको क्या कहेंगे? सैडल की। ठीक है, इसको और भी कहते हैं हॉलो सैडल की कहते हैं, वो भी आपको बता दूंगा। एक फ्लैट सैडल की होती है, एक हॉलो सैडल की होती है, अभी बता दूंगा। लेकिन दोनों ही शाफ्ट के ऊपर बैठेंगी, अंदर डूबेंगी नहीं शाफ्ट के अंदर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दूसरा, हेड एंड हेडलेस। हेड और हेडलेस, ये जो चाबी मैं बना के लाया हूं जानबूझ के इसको हेड वाली बना के लाया हूं, ये आपका हेड है। अच्छा, अब आप इसको ऐसे समझें कि हेड क्या चीज़ होती है और क्यों इसको बनाया जाता है। आमतौर पर हेड वाली चाबियां हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मतलब ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको हेड वाली चाबी लेनी ही है, नहीं लेनी है। इसको मैंने ऐसे डाला, ये तो मैंने इसलिए ढीला बना रखा है ताकि क्लास में आप लोगों को अच्छी तरह समझा सकूं, वरना ये फिटिंग हथौड़ी से होती है, मतलब ये ठुक के जाता है, ऐसा आराम से नहीं जाता है। ये बात समझ में आ रही है बेटा? अब सोचो अगर इसमें हेड ना बना होता और मैं इसको ठोक रहा होता तो इसका ये वाला हिस्सा तो खराब हो जाता ना, फैल जाता, तो ये चाबी पूरी अंदर ना जाती, या फिर हमें इस चाबी को बार बार निकालना है, अंदर डालना है, तो एक तो ठोकते हुए इसका चाबी हमारी खराब ना हो जाए, की खराब ना हो जाए, इसलिए इसको हेड बनाते हैं। थोड़ा मोटा सा हो गया तो अगर ये खराब भी हो गया तो ये तो हेड तो बाहर ही रहना है ना, ये अंदर तो नहीं जाना। अगर ये फैल गया तो इसको अंदर थोड़ी जाना है, लेकिन अगर ये इधर से मतलब इसमें हेड ना लगा होता और इस पर मैं चोट मार रहा होता तो फैल जाएगी ना, तो फैल जाएगी तो फिर ये अंदर नहीं जाएगी ना। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो हेड बनाने के दो फायदे हैं, एक तो ये फैलती नहीं है, हमारी चाबी खराब नहीं होती अंदर ठोकते हुए, और दूसरा इसका सबसे अच्छा तरीका, मतलब इसका जो उपयोग है वो ये है कि अब इसको बाहर निकालना है अगर, तो यहाँ पर मैं एक फन्नी लगाऊंगा जिसको हम इंग्लिश में वेज कहते हैं। फन्नी लगाऊंगा और चोट मारूंगा तो ये फन्नी इसको बाहर निकाल देगी, फिर और चोट मारूंगा और बाहर निकाल देगी, तो इसको बाहर निकालना आसान है। अगर ये हेड ना होता और ये पूरी चाबी अंदर तक डूब गई होती तो कैसे निकालते उसको? बात समझ में आ रही है? तो हेड वाली चाबियां भी हो सकती हैं। आमतौर पर हेड वाली चाबियां वहां बनाते हैं जब आपको बार बार इनको निकालना होगा और लगाना होगा, तो हमें बार बार चाबी निकालनी होती है ताकि इन चीज़ों को अलग। ये आप समझ ही गए होंगे कि ये टेम्परेरी फास्टनर्स हैं, परमानेंट फास्टनर नहीं है। इनको बार बार निकाला जा सकता है, बार बार दोबारा असेंबली की जा सकती है, इनसे खराब नहीं होती इनमें से कोई चीज़। अगली श्रेणी क्या हो सकती है? स्क्वायर एंड फ्लैट। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो आपकी चाबी है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ये बिल्कुल वर्गाकार है, चकोर है, तो हम उसको स्क्वायर कहते हैं। आमतौर पर ये फ्लैट होती है, फ्लैट मतलब इसको रेक्टेंगुलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? याद रहेगा ये सारी चीज़ें? फ्लैट को रेक्टेंगुलर भी कहते हैं। ठीक, तो अगर इसका जो वर्ग ये है क्रॉस सेक्शन एरिया, कटाक्ष का क्षेत्रफल, अगर वो वर्गाकार है तो उसको स्क्वायर कहेंगे, और अगर वो आयताकार है तो उसको फ्लैट या रेक्टेंगुलर कहेंगे। ठीक है, और इसका वर्गीकरण क्या हो सकता है? टेपर एंड पैरेलल। पैरेलल आप जानते हैं, समानांतर। समानांतर चाबी के हर अपोजिट साइड एक दूसरे के समानांतर जा रही होंगी, ये इसके समानांतर, ये इसके समानांतर, और ये वाली चीज इसके समानांतर, तो उसको हम क्या कहेंगे? पैरेलल। और टेपर में क्या होता है? ऊपर वाली जो फेस है, सिर्फ ऊपर वाली, इसको याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है सवाल। टेपर में मतलब टेपर की में टेपर कहाँ दी जाती है? सिर्फ ऊपर वाले फेस में टेपर दी जाती है, और वही टेपर आपके हब में भी होगी। शाफ्ट में कोई टेपर नहीं दी, मतलब जो हिस्सा शाफ्ट पे लगेगा उस पर कोई टेपर नहीं है, जो हिस्सा हब के संपर्क में आएगा उसमें टेपर है। हब में भी वही टेपर होगी, इसमें भी वही टेपर होगी, और वो हम टेपर रखते हैं 1:100, मतलब 100 mm लंबाई में 1 mm वो डाउन कर देते हैं हम उसको, उस टेपर को। ये बात समझ में आ रही बच्चे? ठीक है, तो ये इसके वर्गीकरण हो सकते हैं। अब इनके शेप्स को एक एक करके देख लेते हैं और उनके फायदे और नुकसान देख लेते हैं कि उस की के क्या फायदे हैं और उसकी के क्या नुकसान। तो जो मुख्य मुख्य कीज हैं मैं उनके बारे में आपको बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले आती है पैरेलल की। सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली चाबी पैरेलल कीज हैं हमारी इंडस्ट्रीज में। ये पैरेलल कीज स्क्वायर भी हो सकती है और फ्लैट भी हो सकती है।
इसमें आपको कोई दिक्कत है इस बात को समझने में? पैरेलल की आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी, ऑलराइट, सिंपल, ये पैरेलल की है। ये वाला इसका जो फेस है वो इस वाले फेस के पैरेलल समानांतर, ऊपर वाला नीचे वाले के समानांतर, और साइड वाला, दोनों साइड वाले एक दूसरे के समानांतर। इसका जो कटाक्ष का क्षेत्रफल है ये फ्लैट भी हो सकता है, यानी कि आयताकार भी हो सकता है, और ये वर्गाकार भी हो सकता है, जिसको हम स्क्वायर कहेंगे। कोई शक इसमें? इसकी शेप ऐसी है। इसका फायदा क्या है? ज़्यादातर यही यूज़ होती है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हैवी ड्यूटी कामों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है भाई, चकोर यही तो बनानी है आपको, इसमें ना कोई हेड बनाना, कुछ नहीं बनाना, सबसे ज़्यादा आसानी से बन जाती है। इसको अपनी प्लेस में फिक्स करने के लिए हम कभी कभी इसको स्क्रू भी कर देते हैं नीचे शाफ्ट में। ये शाफ्ट में जो कीवे बना हुआ है ना बेटा, इसके अंदर उस कीवे में इसको स्क्रू के साथ उसमें एक काउंटर संक हेड वाला स्क्रू डाल देते हैं ताकि ये अपनी जगह शाफ्ट में फंसी रहे। ठीक है, इसमें एक प्रोविजन ये भी होता है कि अगर हब को इसको आगे पीछे आपको करना हो, मान लीजिए देखो पुली आपने देखा होगा, पुली अगर एक पुली दूसरी पुली के बिल्कुल सामने नहीं आएगी तो बेल्ट उतर नहीं जाएगी बार बार, तो हो सकता है हमें इस पुली को थोड़ा सा ऐसे एक्सियल डायरेक्शन में सरकाना पड़े ताकि सामने वाली पुली के अलाइनमेंट में आ जाएगी। तो ये भी प्रोविजन इसमें दिया जाता है, ऊपर वाला हब में थोड़ा सा हल्का सा ढीला रखा जाता है। तो कीज जो है हमारी चाबी वो शाफ्ट के एक्सिस की डायरेक्शन में, मतलब ये आपकी शाफ्ट है तो एक्सिस की डायरेक्शन में तो आपको मोशन दे देगी, लेकिन रोटेशनल मोशन नहीं देगी। ये बात समझ में आ गई बेटा? तो ये है आपकी पैरेलल की, और ये भी संक की ही है। क्या है ये? क्योंकि ये शाफ्ट के अंदर डूब के चलेगी। ये बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, इसमें एक और चीज बतानी है मुझे। पैरेलल की जैसी ही एक और की होती है, उसको हम कहते हैं फेदर की। पैरेलल की जैसी ही एक और की होती है, उसको फेदर की कहते हैं, वो भी संक की कैटेगरी में ही है। बस उसमें फर्क क्या है? ये आपकी मान लीजिए पैरेलल की है। फेदर की में क्या है? इसके दोनों जो एंड है वो राउंडेड होते हैं, ऐसे होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं, ऐसे। ये इसके और इसके बीच में पैरेलल तो खत्म हो गया ना, क्योंकि ये राउंडेड हो गया ये शेप। इसको इसलिए अलग से कहते हैं, फेदर की कहते हैं। पैरेलल की जैसी ही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसको हमने राउंडेड कर रखे हैं, इसके दोनों किनारे, एंड्स। ये बात समझ में आ गई भाई? इसको मिटा दूं। अब अगली संक की जो हो सकती है वो जो पॉपुलर है, मैं सारी पॉपुलर कीज बता रहा हूं आपको, उसका नाम है जिब हेड की। इसमें हेड बना रखा है जैसे मैंने अभी आपको बताया था। ये देखने में कैसी लगेगी आपको? ऐसी। कोई दिक्कत है किसी को? अगर ऐसी कोई आपके पास ड्राइंग आए, ठीक है, आपको दिखाई दे रही है, ये एक पेपर हिस्सा है, इसके ऊपर का हिस्सा है, यहां पर चोट मार के इसको अंदर डाला जाता है और बाहर निकाला जाता है। ये भी संक की है, आधी शाफ्ट में डूबेगी और आधी हब में डूबेगी। किसी को कोई दिक्कत इसमें? ठीक। अगली जो बहुत पॉपुलर की है, अच्छा इसका फायदा क्या है वो मैं आपको बता दिया। इसका फायदा, इस की को अंदर ठोकते हुए की खराब नहीं होती और बाहर निकालना इसको बहुत आसान होता है। ये वाला जो हेड है ये अंदर नहीं जाता है, ये कीवे के अंदर नहीं जाता, ये बाहर ही रहता है, और यहाँ पर हम वेज या फन्नी लगा के हम इसको बाहर निकाल देते हैं, तो इसको बाहर निकालना आसान होता है। इसके नुकसान क्या है? नुकसान इसके ये हैं कि इसको बनाना थोड़ा सा कॉस्टली होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, मशीनिंग ज़्यादा लगती है, मटेरियल ज़्यादा लगता है। कोई दिक्कत है? ओके। अगला वो भी संक की ही कैटेगरी में है, उसको हम कहेंगे वुडरफ की। ये आपको कैसी लगेगी देखने में? इसकी शेप कैसी है? ऐसी। ये आधी सर्कुलर होगी। इसका उपयोग कहां होता है? ज्यादातर इसका उपयोग टेपर शाफ्ट में किया जाता है। टेपर शाफ्ट मतलब अगर कोई शाफ्ट सीधी नहीं है, टेपर है, तो यहां पर हम उसकी एक चाबी घाट बनाते हैं ऐसा, उसके अंदर इसको बिठाते हैं और इसके ऊपर हब, उसमें भी यही टेपर होगी, उस हब को हम इसके ऊपर फिर फिट करते हैं। और उस हब को रोकने के लिए यहाँ पर कोई चूड़ी के बाद कोई स्टॉपर भी लगा होगा, हमेशा हमेशा लगा होगा, वरना वो हब निकल नहीं जाएगा, तो वो लगता है हमेशा। इसका फायदा क्या है? टेपर शाफ्ट में आप पैरेलल
या रेक्टेंगुलर की लगाओगे तो उसकी फिटिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये हिल जाती है ना अंदर, मतलब जैसे नाव की तरह ऐसे हो जाती है। तो जब हम हब को ठोक रहे हैं इसमें, तो इसको चाबी को थोड़ा सा पीछे से उठा के रखेंगे, फिर जब हम ठोकेंगे तो चाबी अपने आप ये सेट होती चली जाती है, पीछे से नीचे होती चली जाती है और अंदर हब के जो आपका की वे है उसके अंदर सेट होती चली जाती है। तो ये सेल्फ अलाइनिंग होती है। इसका फायदा क्या है? सेल्फ अलाइनिंग मतलब अपनी जगह अपने आप आ जाती है। व्हाइल असेंबली, इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि टेपर शाफ्ट में किस चाबी का प्रयोग किया जाता है, वो कौन सी है? वुडरफ की। और क्वेश्चन ये बन सकता है इसका कि कौन सी चाबी ऐसी है जो सर्कुलर शेप की होती है, उसका आंसर है वुडरफ की। और अगर क्वेश्चन में ये लिख रखा है कि कौन सी चाबी ऐसी है जिसके किनारे राउंडेड हैं, सर्कुलर नहीं लिखा होगा, राउंडेड हैं, वो फेदर की है। ये बात समझ में आ रही भाई? ठीक है, तो वुडरफ की भी हो गया। अब एक और शंख की को देख लेते हैं, उसको कहेंगे टेपर। टेपर की जैसे मैंने आपको बताया, बाकी तो वैसी ही रहती है, सिर्फ ऊपर के किनारे पे ना, ऊपर की फेस पे हम इसको थोड़ा टेपर करते हैं। मतलब ये यहां से ज़्यादा होगी और यहां से थोड़ा कम होगी, और बहुत कम टेपर होती है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा टेपर। 1:100, मतलब 100 बार आप लंबाई में बढ़ेंगे किसी इकाई में तो 1 इकाई इसकी डाउन होगी। समझ में आ रही है बेटा? इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको स्पष्ट करने के लिए बनाना चाहूँ तो थोड़ा इसको और ऐसे दिखा सकता हूँ। ये है आपकी टेपर की। समझ में आ रही है बेटा? इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग ये है कि जब हम इसको बाहर निकालना होता है तो एक बार ये ढीली हुई, मतलब हब इधर लगा होगा ना, एक बार ये ढीली हुई तो फिर वो हब को बाहर निकालना बहुत आसान होता है। ये अपनी पोजीशन पे जाके ही टाइट होती है, वरना ये चाबी ढीली रहती है, तो इसको डिसमेंटल करना आसान हो जाता है। इसमें टेपर सिर्फ उस फेस पे दी जाती है जो हब के साथ जाके लगेगा, हब के चाबी घाट में जो जाके बैठेगा, उस हब के उस चाबी घाट में भी यही टेपर होगी जो इसमें टेपर दे रखी है। ये बात समझ में आ गई भाई? अगली एक की, वो तो बहुत आसान है, इनका नाम तुम्हें समझ में आ रहा है ना? टेपर मतलब झुकी हुई, पैरेलल मतलब जो समानांतर, फेदर मतलब जिसके राउंडेड कॉर्नर है, और वुडरफ की जो सर्कुलर शेप की है, और जिब हेड की जिसमें हेड बना हुआ है, वो हेड की मैंने आपको शेप दिखा दी। अगली है सर्कुलर की। ये भी सारी शंख की बता रहा हूं मैं, ये सब शंख की हैं, सर्कुलर की। ये तो बहुत आसान है, एक बेलनकार की है, टेपर भी हो सकती है और बेलनकार भी हो सकती है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये थोड़ा टेपर कर रखी हो हमने, ऐसे ऐसे भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर इन दोनों को सर्कुलर की ही कहेंगे। ठीक है, इसको टेपर सर्कुलर की, इसको पैरेलल सर्कुलर की, ऐसे कह सकते हैं आप। इसमें क्या होगा? ये आपका शाफ्ट है, ये बात समझ में आ रही है, और ये आपका हब है, ये बात भी समझ में आ रही है। अब तो आपको मेरी ड्राइंग समझ में आ रही होगी ना? हम क्या करेंगे, इसको शाफ्ट के ऊपर हब को चढ़ाने के बाद अभी किसी में कोई चाबी घाट नहीं काट रखा, हम यहाँ पर ड्रिल से ऐसा एक होल बनाएंगे जो आधा हब में जा रहा हो और आधा शाफ्ट में जा रहा हो, और फिर बाहर से ये की हम इसमें सर्कुलर की ठोक देंगे, क्योंकि ड्रिल तो एक सर्कुलर छिद्र बनाएगी ना, उसके अंदर हम इसको ठोक देंगे। अब क्या, अब शंख की कैटेगरी में बस एक की और रह गई, उसको हम जो मुझे समझानी है, वैसे तो और भी हो सकती है, मैं आपको बताऊं और भी हो सकती है, जो आपके कोर्स में है, बस मैं वही बता रहा हूं। उसको हम कहेंगे टेंजेंशियल। अब ये कैसी होती है भाई, इसको पहले समझ लो, ये कैसी होती है। ये पेयर में आती है, अब समझ में आ रही है तुम्हें? ये दो की हैं, पेयर में आ रही है, इन दोनों को साथ मिला दोगे तब तो ये आयतकार बना दिया, घनाभ जैसा बना दिया। और अगर इसको तुम अलग अलग देखोगे तो एक की ऐसी है और दूसरी की, मतलब एक ही जैसी दो की है जिनको हमने पलट कैसे लगा रखा है, और एक घनाभ बना दिया। ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? ऐसी हमें 2 सेट चाहिए, ऐसे क्या चाहिए? 2 सेट। और इनकी ये असेंबल कैसे होता है वो बता रहा हूं। ये आपकी शाफ्ट है, ये आपका हब है। बात समझ में आ गई? यहां तक तो बात समझ में आ गई? सॉरी, ऐसे ऐसे लगेंगे। मतलब इसमें जो शाफ्ट के अंदर जो चाबी घाट है वो एल शेप का कटेगा, हब के अंदर जो चाबी घाट है वो भी एल शेप का कटेगा, और ये पूरा का पूरा सेट हम इस पे ठोक देते हैं। पहले तो ऐसे ठोका, जो आगे से बड़ा पीछे से छोटा, या नहीं पीछे से बड़ा आगे से छोटा, और फिर उल्टे वाला जो
अंदर की तरफ से छोटा होगा, बाहर की तरफ से बड़ा होगा, उसको हम ठोकते हुए चलते हैं तो, और इसको पूरा ठोक के ऐसा बना देते हैं। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है भाई? एक चाबी जो पीछे से पतली है आगे से बड़ी है, उसको हम ऐसा लगाएंगे कि वो पतले वाला पोर्शन तो बाहर रह जाए, बड़े वाला पोर्शन पीछे चला जाए। अब दूसरी चाबी जो आगे से पतली और पीछे से बड़ी है, उसको इसके साथ ऐसे यहाँ से ठोकते हुए चलते हैं, तो एक तरफ और दूसरी तरफ हम दो ये सेट ठोक देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? टेंजेंशियल, क्योंकि ये इधर की तरफ डायरेक्शन हो रही हो या इधर की तरफ डायरेक्शन हो रही हो, मतलब कभी कभी दोनों तरफ चलता है, आपकी मशीन दोनों तरफ चलती है ना। तो अगर झटके का लोड आ रहा हो और रिवर्सिंग लोड आ रहा हो, कभी इधर चलना है फिर रुक के कभी इधर चलना है, तो झटका लगेगा ना, खट खट ऐसे झटका लगेगा फ्लाई व्हील में आमतौर पर, तब हम टेंजेंशियल कीज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसको टेंजेंट वाला, ये वाली जो इसकी शेयरिंग वाला जो लोड है या रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको हम वहाँ यूज़ करते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? जहाँ पर आपको इम्पैक्ट मतलब झटके वाला लोड आ रहा हो और बार बार रोटेशन चेंज हो रही हो। ये बात समझ में आ गई भाई? तो संक वाली तो सारी चीज़ ये है जो आपको समझनी थी, और इनको बना के भी देखना, असेंबली करके भी देखना, अपने प्रैक्टिकल में जो भी तुम करना चाहो करके देखना, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको सैडल की, उसमें बस दो ही है, सैडल की। उसमें एक को कहते हैं हॉलो सैडल की, और दूसरा है फ्लैट सैडल की। अब बस ये दोनों समझ लो और आपका की वाला पोर्शन खत्म। हॉलो सैडल की किसको कहते हैं? ऐसा नहीं उसको खोखला कर रखा है, हमने बस नीचे उसमें रेडियस दे रखा है कि वो शाफ्ट के ऊपर बस बैठ जाए। मैंने क्या बताया? सैडल की शाफ्ट के ऊपर डूबेगी नहीं, शाफ्ट के अंदर डूबेगी नहीं, वो बस उसके ऊपर बैठ जाएगी, ठीक है। आपकी ये शाफ्ट है, ये आपका हब है, हब के अंदर आपने चाबी घाट बनाया है। मैंने आपको बताया हब में तो हमेशा डूबेगी चाबी, चाहे सैडल हो चाहे संक की हो, और बस यही हमारी चाबी की शेप आ गई। जो आपका ये दिखाई दे रहा है पोर्शन, आपकी वो चाबी नीचे से ऐसी उसी रेडियस में कटी होगी जो आपके शाफ्ट का रेडियस है, ताकि ये शाफ्ट के ऊपर बैठ जाए। बस इस चाबी को हम ऐसे ठोक देंगे इसके अंदर, और किसी भी पोजीशन में, क्योंकि शाफ्ट के अंदर तो हमने कुछ बनाया ही नहीं है, किसी भी पोजीशन में ठोक देंगे, ठीक। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है जैसे इसको तो चाबी घाट को चाबी घाट के ऊपर मिलाना पड़ता है, इसमें तो पूरी शाफ्ट राउंड है, कोई रेडियस है तो कहीं भी ठोक दो उसको। ये आपको फ्रिक्शन में पकड़ेगी, आप इसको समझ रहे हैं, ये अंदर डूबी नहीं है, तो ये फ्रिक्शन में पकड़ेगी कि मतलब इनके बीच में जो घर्षण, वो घर्षण इसको घूमने से रोकेगा, मतलब इन दोनों को साथ घुमाएगा। अगर ये समझ गए आप बात, तो इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये लाइट वर्क के लिए प्रयोग होगा, बहुत हैवी ड्यूटी के लिए प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ फ्रिक्शन में जुड़ी हुई है ना चीज़ें। तो ये बहुत लाइट वर्क के लिए प्रयोग होती है सैडल की, छोटी छोटी मोटर की शाफ्टों के लिए, जिसमें बहुत कम पावर ट्रांसमिशन आपको करना पड़ रहा है, कम शक्ति प्रेषण के लिए प्रयोग होती है दोनों सैडल की। दूसरी सैडल की इससे ज़्यादा थोड़ी मजबूत होती है, वो मैं बता रहा हूँ कैसी होती है। ये आपकी शाफ्ट है भाई, ये आपका हब है, हब में तो आपने चाबी काटी, चाबी घाट काटा, लेकिन इस शाफ्ट में चाबी घाट तो नहीं काटा, इसे यहां से ऐसे कर दिया, मतलब घिस के सपाट कर दिया, उसका रेडियस खत्म कर दिया, तो यही आपकी चाबी बन गई। इस चाबी को भी आपने देखो तो ये शाफ्ट के ऊपर बैठी है, ये डूबी नहीं है, हमने सिर्फ शाफ्ट को एक छोटे से पोर्शन पे चपटा कर रखा है बस। तो इसकी शेप कैसी होगी? इसकी शेप बिल्कुल वैसी होगी जैसे रेक्टेंगुलर की होती है, क्योंकि नीचे आपको शाफ्ट में चपटा फेस दिख रहा है ना, तो यहां पर नीचे रेडियस देने की जरूरत नहीं है। पर इसमें और रेक्टेंगुलर की में या संक की में क्या फर्क है? ये फ्रिक्शन में रोकती है चीज़ों को, फ्रिक्शन की वजह से ये घूमने नहीं देती, हालांकि इसमें फ्रिक्शन की जगह थोड़ा सा और टेंजेंशियल लोड भी आता है, वो ज़्यादा डिटेल चली जाएगी। अभी आप ये समझो कि ये लाइट ड्यूटी के लिए होती है और संक की जो है वो हैवी ड्यूटी के लिए होती है। संक की कैसे रोकती है? संक की रोकती है फ्रिक्शन से नहीं रोकती, वो रोकती है शियर रेजिस्टेंस से। अब इसका क्या मतलब है? बस आखिरी बात ये है, उसके बाद चैप्टर में खत्म कर रहा हूँ। आपको बस ये बता रहा हूँ कि जो ये तो फ्रिक्शन से रोकती है सैडल की, संक की मान लीजिए ये है आपकी संक की, इसका आधा पोर्शन तो आपकी शाफ्ट में डूबा हुआ है और ऊपर का आधा पोर्शन आपका हब में डूबा हुआ है। ये बात समझ में आ गई? अब ऐसा समझो कि शाफ्ट तो इसको घुमाना चाह रही है इस तरफ, और ऊपर का हब जो पीछे लोड, भाई लोड होगा ना, लोड को घुमाना होगा, वो उसे रोके रखना चाह रहा है, हब घूमना नहीं चाह रहा, शाफ्ट को मोटर घुमाना चाह रही है। तो ये चाबी आपकी ऐसे शेयर होना चाह रही है, मतलब एक बीच का एक ऐसा एरिया है उससे ये चिरना चाह रही है। आधी चाबी हब के अंदर रुकी रहना चाह रही है और आधी चाबी चिर के शाफ्ट के साथ घूमना चाह रही है। यही होना चाह रहा होगा ना। इस एरिया की जितनी भी स्ट्रेंथ है वही आपकी वो स्ट्रेंथ है जो चाबी का काम करवाती है।
इसको हम कहते हैं शीयर, चिरने को कहते हैं शीयर। शीयर को रजिस्ट करने वाली जो चाबी के अंदर प्रॉपर्टी है, शीयर स्ट्रेंथ, वो ही है जो आपको एक पॉजिटिव मोशन दे रही है, पॉजिटिव ड्राइव दे रही है। मतलब जितना शाफ्ट घूमेगी उतना ही हब घूमेगा। कब तक? जब तक आप इसको बीच में से चीर नहीं देते, जब तक ये चिर नहीं जाती। इसलिए इसकी स्ट्रेंथ उतनी रखी जाती है कि उस लोड पर ये शीयर ना हो जाए। ठीक है, वो स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी? इस एरिया पे। और ये एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है? इस चाबी की लंबाई और इस चाबी की चौड़ाई, बस। ठीक है, तो जितना बड़ा लोड उतनी ही लंबी चाबी, उतनी ही चौड़ी चाबी होती है। बात समझ में आ गई बेटा? अब बताओ इस चाबियों में ऐसा क्या रह गया? देखो इसमें नाम बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप बिना डरे इन नामों के मतलब की वजह से उनकी शेप को समझोगे। शंख मतलब जो शाफ्ट के अंदर डूब रही हो, सैडल मतलब जो शाफ्ट के ऊपर बैठी हो, पैरेलल मतलब जिसके सारे फेस पैरेलल हो, टेपर मतलब जिसमें ऊपर एक टेपर दे रखा हो, जिब हेड जिसपे एक सिर बन रहा हो। वुडरफ की ऐसा है, जब एक थोड़ा सा नाम याद रखना पड़ेगा। वुडरफ जो है सर्कुलर है और टेपर के लिए है। अगर आप इसके नाम के हिसाब से इनको चाबियों को याद करोगे, उनकी शेप को, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपको ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप देख के पहचान जाओगे। इनके नाम को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ रही बेटा? कोई क्वेश्चन आपका कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट में लिखना, या मेरे से क्लास में पूछे ना। और जो मेरे वीडियो देख रहे हैं श्रोता, अगर आपको कोई चाबियों में कोई आपका सवाल हो तो आप अपने सवालों को कमेंट्स में लिखना, मैं उसके उत्तर दे दूंगा। तो आज इस वीडियो को यहाँ पर रोक दें। थैंक यू वेरी मच।